पेश खिदमत है कहानी काला जादू का तीसरा हिस्सा। फिर यूं लगा कि जैसे कोई नरम चीज मेरे पैरों के नीचे आ गई हो। किसी ने मुझे नीचे गिरने से रोक लिया हो। फिर एक धुआं सा मेरे ऊपर छा गया और दो हाथों ने मेरी गर्दन से फंदा निकाल लिया। अजीब सा शोर सुनाई दिया। भाग दौड़ होने लगी। किसी नादीदा हाथ ने मेरी कलाई पकड़ी और दौड़ने लगा। मैं बेख्तियार कदम उठा रहा था, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मैं घसीट रहा था। फिर जेल का दरवाजा नजर आया और फिर दरवाजे पर खड़े संतरी इधर उधर लुढ़क गए। उनके हाथों से बंदूकें गिर गई थी। किसी ने जैली दरवाजा खोला और मुझे बाहर निकाल लाया। जेल के दरवाजे से कुछ फासले पर इमली का एक दरख्त नजर आ रहा था, जो बहुत घना था और उसकी मोटी मोटी शाखें दूर तक फैली हुई थी। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मुझे उठाकर एक मोटी सी शाख पर बिठा दिया हो। मेरा सांस फूल रहा था, हालत खराब हो रही थी। फिर अचानक मेरे सर से कोई चीज लगी। दो पांव थे जो लंबे होते जा रहे थे। फिर वो उसी शाख से आ टिके जिस पर मैं बैठा हुआ था, और उसके बाद एक जिस्म भी उस शाख पर आ गया। यह कहना बेकार है कि मैं उसे पहचानता था। वही मनहूस चेहरा मेरे सामने था और वही शैतानी मुस्कुराहट उसके होंठों पर थी। कैसी रही मियाँ जी, बच गए फांसी से तुम? मेरी कुव्वते गोयाई खत्म हो गई थी। पूरा जिस्म लरज रहा था। ये सब कुछ ख्वाब नहीं था। जिंदगी खत्म हो गई थी मेरी। सब कुछ हो गया था, पूरे हवास के आलम में हुआ था, मगर मैं बच गया था। मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, उसने कहा। और अब आगे तुम्हें बचना है मियाँ जी। फांसी देने वाले मुसीबत में पड़ गए हैं। सारे जेल में तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं। जाओगे उनके पास? मैं खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर रह गया। उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर देखो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी लाश लेने आए हैं। सारे क्रियाक्रम का बंदोबस्त कर लिया है उन्होंने। सुनो मियाँ जी, और कुछ नहीं कहेंगे तुमसे। हमें इतना कहना है कि एक दिन तुम्हें हमारा ये काम करना पड़ेगा। खुद आओगे चलकर हमारे पास। हमसे रो रो कर कहोगे, महाराज हम तुम्हें फागन के द्वारे ले चलने के लिए तैयार हैं, आओ हमारे साथ चलो। जब तक तुम हमारा ये काम ना करोगे, ऐसे ही दर बदर फिरते रहोगे। जहां जाओगे मुसीबत तुम्हारे साथ होगी, जहां टिकोगे वहां वाले भी मुसीबत में फंस जाएंगे। कोई तुम्हें साथ रखने को तैयार ना होगा। सब तुमसे पनाह मांगेंगे, और पनाह तुम्हें कहां मिलेगी? हमारे पास आकर, हमारा काम करके। का समझे? हमारा काम ये था कि हम तुम्हारी जान बचाकर यहां तक ले आए। रोशनी में नीचे उतरे तो धर लिए जाओगे। रात को उतरना और घर चले जाना, और फिर सोचना। का समझे? वो अचानक मेरे सामने से गायब हो गया। मैं पथराया हुआ था, हाथ पांव सुन थे। अपना बदन अपना लगता ही नहीं था, और अब अपना वजूद अपना था भी कहां। मुझे तो सजाए मौत हो चुकी थी। जेल की दुनिया में भी ये अपनी नौयत का पहला ही वाकया होगा। इससे पहले भला ऐसा कहां हुआ होगा? मगर कुछ एहसास तो दूसरे लोगों को भी होगा। अब तो सोचा जाएगा कि मैं बेगुनाह था, किसी पुरस्रार जाल में फंसा हुआ था। अगर ऐसा ना होता तो ये कैसे होता? जमीरुद्दीन साहब ने ये हवाले दिए थे, मगर वकीले सरकार ने इन बातों का खूब मजाक उड़ाया था। जमीरुद्दीन साहब के बारे में नाजेबा जुमले अदा किए थे। उसने कहा था, दूसरा कत्ल सिर्फ इसलिए किया गया है जनाबे वाला कि मुलजिम खुद को दिमागी मरीज जाहिर करना चाहता है। उसने सिर्फ इस बात का यकीन दिलाने के लिए एक इंसान की जान ले ली। वो बेरहम और सफाक है। उसे सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा दी जाए। ठीक है वकील साहब, इसका यकीन आपको जरूर दिलाऊंगा। मैंने सोचा। दिलो दिमाग अजीब कैफियत का शिकार थे। बड़ी मज़ाक़ खेज कैफियत पैदा हो गई थी। खौफ था कि नीचे उतरा तो न जाने क्या हो। जिंदगी किसे प्यारी नहीं होती। ठंडी सांस लेकर इधर उधर देखा। जहां बेचारे मामू रियाज, मेरे छोटे भाई और पड़ोस की मस्जिद के पेश इमाम और मजीद दो अफराद के साथ खड़े हुए थे। एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि दरख्त से नीचे कूदूं, दौड़ता हुआ उनके पास पहुंच जाऊं, उन्हें बताऊं कि मैं जिंदा हूं, मगर हिम्मत ना हो सकी थी। फिर कुछ सिपाही बाहर आए, मामू साहब को बुलाकर अंदर ले गए। कोई आधे घंटे बाद मामू साहब वापस आए। अजीब शक्ल हो रही थी। सब वापस चले गए। मुझे तो ये पूरा दिन यहां गुजारना था। हैरान परेशान दरख्त पर बैठा रहा। दिन को 12 बजे के करीब एक बार फिर मैंने मामू रियाज को देखा। उस वक्त वालिद साहब, वालिदा साहिबा, भाई और बहन भी साथ थे। वालिदा का बहुत दिन के बाद देखा था। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर जज्बात से काम नहीं लिया जा सकता था। सब्र किया। वो लोग अंदर गए। काफी देर के बाद बाहर आए और फिर चले गए। मेरा तमाम दिन भूखे प्यासे गुजरा था। फिर जब खूब तारीकी फैल गई तो मैं नीचे उतरा और तेजी से एक तरफ चल पड़ा। घर का रुख भूल कर भी नहीं कर सकता था। जानता था कि कानून आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। और फिर साधु के अल्फाज भी याद थे,
گھر والے تو صبر کر ہی لیں گے، مگر میں انہیں اپنی نحوستوں کا شکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب کیا کروں، کہاں جاؤں، کہاں ٹھکانا ہے میرا؟ دل و دماغ خوف کے زیر اثر تھے، قوت فیصلہ ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ شہر اتنا اجنبی نہیں تھا، لیکن اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے پوری کائنات میں کوئی شناسا نہ ہو، انسانی شکل میں نظر آنے والا ہر وجود دشمن ہو۔ موت میرے طاق میں، اور زندگی ایک کمزور اور بے بس چڑیا کی مانند جو پرواز کے ناقابل ہو اور جینے کی آرزو میں پھڑپڑا رہی ہو۔ کون سی جگہ ہے جو میری پناہ گاہ بن جائے؟ میری نگاہ ہر سائے میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی، مگر ہر سایہ خوف کا سایہ تھا۔ قدم کس طرف لے جا رہے ہیں اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر شاید غیب سے رہنمائی ہوئی۔ ریل کی سیٹی کی آواز رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی کانوں سے ٹکرائی تھی، اور میرے قدم رک گئے تھے۔ ریل، ہاں ایک راستہ یہ بھی ہے، کچھ فاصلے پر ریلوے اسٹیشن ہے۔ کیوں نہ یہاں سے نکل جایا جائے، کیوں نہ یہ شہر چھوڑ دیا جائے؟ ہو سکتا ہے یہاں سے دور جا کر زندگی کی آس بندھے۔ قدم پھر آگے بڑھے، رفتار تیز ہو گئی۔ دماغ پر نیند جیسے کیفیت طاری تھی۔ اسی عالم میں اسٹیشن پہنچا، بہت سی چیزوں کا احساس بھی نہ ہو سکا، بس ریل کے آگے بڑھنے کے جھٹکے سے جیسے آنکھ کھل گئی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ارد گرد کے مناظر دیکھے۔ کھڑکی سے باہر روشنیاں رنگ رہی تھیں، اندر ملگجے بلب ان مسافروں کو نمایاں کر رہے تھے جو کہیں دور سے آ رہے تھے اور دور جا رہے تھے۔ سب کے سب میری طرح نیند کے سحر میں ڈوبے ہوئے۔ نہ جانے میں کیسے ان کے درمیان آیا تھا، اور انہوں نے مجھے کیسی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ روشنیوں کے دوڑنے کی رفتار تیز ہو گئی، یوں لگتا تھا جیسے انہیں اندھیرے کا خوف ہو اور وہ اس سے جان بچانے کے لیے بھاگ رہی ہوں۔ کہیں پھر اندھیرا تمام روشنیوں کو کھا گیا اور کھڑکی سے باہر گھور تاریکی کے سوا کچھ نہ رہا۔ میں نے اس اندھیرے سے خوفزدہ ہو کر آنکھیں بند کر لیں، لیکن جوں ہی پلکیں جڑیں میرے اختیار سے باہر ہو گئیں۔ کوشش کے باوجود آنکھیں نہ کھلیں۔ ذہن نے سوچوں کی گرفت سے آزادی کی جد و جہد کی اور اس کے حصول میں کامیاب ہو گیا۔ سارا بدن خوشگوار احساس کے ساتھ سو گیا، اور نیند کی یہ عنایت اس وقت تک قائم رہی جب تک اجالے کے شہنشاہ نے تاریکیوں کو ملیا میٹ نہ کر دیا۔ باہر روشنی دوڑ رہی تھی اور ٹرین پٹریاں بدل رہی تھی۔ آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ غالباً ٹرین کسی اسٹیشن سے گزری تھی۔ لوگ جاگ گئے اور میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ رات بھر کا سفر طے ہو چکا تھا، اور میں نہ جانے کتنی دور نکل آیا تھا۔ بہت کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ کیا میری مشکلات کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ کیا مجھے ایک پرسکون زندگی دوبارہ مل سکتی ہے؟ دل نے خود ہی جواب دے دیا، ناممکن ہے۔ میں اپنے گناہوں کا پھل پا رہا ہوں۔ میں فطرت سے انحراف کا مجرم ہوں۔ وہ منحوس سادو میرا پیچھا کہاں چھوڑے گا؟ اس نے مجھے سکون کی دنیا سے بہت دور لا پھینکا ہے۔ میں ایک ایسا مجرم ہوں جو پھانسی کے تختے سے اتر بھاگا ہے۔ نہ جانے قانون کے رکھوالوں نے میرے فرار کا کیا جواز پیدا کیا ہوگا، لیکن یہ ایک سچ ہے کہ قانون چپے چپے پر مجھے تلاش کر رہا ہوگا۔ اپنے گھر واپس نہ جا کر میں نے بہترین فیصلہ کیا تھا۔ وہ لوگ میری وجہ سے بدترین مصیبتوں کا شکار ہو سکتے تھے۔ اب ایک یہی غم رہے گا انہیں کہ میں ان کے درمیان نہیں ہوں۔ دفتن مجھے ایک اور خیال آیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ریل میں سفر کر رہا ہوں، بغیر ٹکٹ ہوں۔ رات تو گزر گئی، صبح کو ٹکٹ چیکر ضرور آئے گا۔ میرے پاس ٹکٹ بنوانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ نتیجے میں مجھے پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا، اور وہاں یہ بھی انکشاف ہو سکتا ہے کہ میں دراصل ایک مفرور مجرم ہوں۔ پہلے اس انداز میں نہیں سوچا تھا، مگر اب اس خیال سے دل بیٹھنے لگا تھا۔ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ صرف ایک، وہ یہ کہ میں خود ٹرین چھوڑ دوں۔ مگر کیسے؟ چلتی ٹرین سے تو نہیں اترا جا سکتا۔ جلدی کوئی اسٹیشن آ جائے۔ ابھی صحیح طور پر صبح نہیں ہوئی ہے۔ اسٹیشن سے باہر نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ جگہ کوئی بھی ہو، مجھے کیا لینا ہے؟ سر چھپانے کا ٹھکانہ چاہیے۔ امید بھری نگاہوں سے باہر دیکھنے لگا۔ شاید قبولیت کا وقت تھا۔ دعا فوراً قبول ہو گئی۔ باہر عمارتوں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ٹرین کی رفتار سست ہوتی محسوس ہوئی۔ اسٹیشن آ گیا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، بے صبری سے ٹرین کے رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر عامل پور کا بورڈ نظر آیا۔ مجھے اس جگہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ میرے لیے کیا برا تھا؟ جو ہی ٹرین رکی میں جلدی سے نیچے اتر گیا۔ ابھی پلیٹ فارم پر قدم رکھے ہی تھے کہ عقب سے کوئی میرے پاس آ گیا۔ مجھے اپنے شانے پر ایک ہاتھ محسوس ہوا اور میرا رنگ پیلا ہو گیا۔ تبھی ایک سرگوشی ابھری۔ سرفراز؟ نہ جانے کس طرح گردن گھومی تھی، لیکن حالت بے حد خراب ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ ابھرا۔
पुरवकार नस्वानी चेहरा, खातून की उम्र 45 साल के करीब होगी। आंखें गहरी स्याह और बड़ी बड़ी थीं। रंग सफ़ेद, एक अजीब सा चेहरा था जिसे मैं देखता रह गया। मेरी कुव्वते गोयाई तो खत्म ही हो गई थी। खातून ने आगे बढ़कर मेरी कलाई पकड़ ली और बोली, सिर्फ मैं थी सरफराज जिसे पूरा यकीन था कि एक दिन तुम जरूर वापस आ जाओगे। मेरे बच्चे, गलतियां माफ भी कर दी जाती हैं। अब्बा जान आ रहे थे, हम लोग उन्हें स्टेशन लेने आए थे। देखो वो सारे लोग बाबा जान को उतार रहे हैं। खातून ने उंगली से एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा, फिर बोली, उनमें से किसी को भी पता नहीं है कि हमें दोहरी खुशियां मिल रही हैं। खातून की आवाज रुंध गई। मुझ कम बख्त ने एक बार फिर उन्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहा, लेकिन आवाज न जाने कहां गुम हो गई। खातून फिर बोली, आओ सरफराज आओ, बराहे करम आओ। अब्बा जान बहुत ज़ईफ हो गए हैं, बहुत दिन के बाद आए हैं वो। सब तुम्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कुछ ऐसा अंदाज था उनका कि मेरे कदम खुद ब खुद उनके साथ साथ आगे बढ़ गए। उन्होंने इस तरह मेरी कलाई पकड़ी हुई थी जैसे मैं भाग जाऊंगा, और फिर वो मुझे लिए हुए उस जगह पहुंच गईं जहां सब एक बुजुर्ग को घेरे हुए थे और मोमर बुजुर्ग एक एक को गले से लिपटा रहे थे। फिर उन्होंने कहा, रेहाना, रेहाना कहाँ है? क्या वो नहीं आई? जवाब में मोमर खातून आगे बढ़ी और उस वक्त वो सब मेरी जानिब मुतवज्जो हो गए। फिर एक नौजवान लड़की की चीखती हुई आवाज़ उभरी, अरे सरफराज भाई, सरफराज भाई। और उसके बाद वो सारे के सारे मुझ पर हमला आवर हो गए। मैं भला उन सब से मुकाबला कैसे कर सकता था? मेरा चेहरा उनकी गलतफहमी को रफा करने की कोशिश कर रहा था। अब भला सुनने वाला कौन था? एक अजीब हंगामा बपा हो गया। मोमर बुजुर्ग भी आगे बढ़े। उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर मेरा चेहरा गौर से देखा, फिर दोनों हाथ फैलाकर मुझे सीने से लगा लिया। तो फिर सरफराज मियाँ, तुम आखिर आ ही गए। बहुत ही अच्छा फैसला किया बेटे, बहुत ही अच्छा फैसला किया। अकल खोपड़ी से 2 फीट ऊंची उठ चुकी थी। किसी की कोई बात जो समझ में आ रही हो, सारे के सारे एक ही सुर में बोल रहे थे। मोमर खातून ने उन सब को रोका और बोली, ये स्टेशन पर हंगामा करने की जरूरत नहीं है, आओ घर चलें, चलो घर चलें। मगर ये सरफराज भाई, ये इसी ट्रेन से उतरे हैं, चलो। मोमर खातून ने उस दूसरी लड़की के सवाल के जवाब में कहा। जिन साहब को नाना जान कहा जा रहा था उन्हें तो सब भूल गए। मेरे ही गिर्द जमघटा लग गया था। अजीब अजीब बातें की जा रही थी मेरे बारे में। सारे के सारे मुझे सरफराज समझ रहे थे। न जाने क्यों उन्हें इस कदर शदीद गलतफहमी हुई थी, लेकिन मेरे हक में फिल वक्त ये बेहतर था, क्योंकि इस गौल में मैं बासानी स्टेशन के गेट से बाहर निकल आया था। टिकट चेकर भी लापरवाह सा आदमी था, उसने गिनती भी नहीं की। बहरहाल एक तरह से मुझे आर्जी तौर पर यह सहारा मिल गया था। बाहर आकर मैंने मोमर खातून को अपने बारे में कुछ बताना चाहा, लेकिन मोमर खातून ने अब मेरा हाथ छोड़ दिया और उन बुजुर्ग से बातें करने लगी थी जो कहीं से आए थे। बाद में मैंने उन लड़कियों और उनके साथ मौजूद लड़कों को समझाना चाहा। सुनिए भाई साहब। मैंने एक नौजवान को मुखातिब किया और मुस्कुराकर मुझे देखने लगा। फिर बोला, आपसे तो ऐसी कुश्तियां होंगी कि पटखनियों पर पटखनियां दी जाएंगी। सरफराज भाई, आपने हम सबको जिंदा दरगोर कर दिया था। आप सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोगों पर क्या गुजर चुकी है। मैं कुछ कहना चाहता हूं। अरे तो क्या यही कहेंगे, घर नहीं चलना है? सुनिए, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं सरफराज नहीं हूं। आपको बड़ी गलतफहमी हो रही है, बाद में आप मुझे मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे। सुना नादिया, ये सरफराज नहीं है। इनकी तो ऐसी तैसी, इन्हें तो 10-12 सरफराज बनना पड़ेगा। चलिए जल्दी से, शराफत से, वरना मैं लड़की बहुत बुरी हूं। उस खूबसूरत सी लड़की ने बेतकल्लुफी से कहा और आस्तीन चढ़ाने लगी। सब हंसने लगे थे। मैं ठंडी सांस भरकर खामोश हो गया। वाकई सरे बाजार अपने आप की इस शिद्दत से तरदीद करना नुकसानदेह भी हो सकता था। बड़ी कीमती गाड़ियां आई हुई थीं। गौल बियाबानी उन गाड़ियों में भरने लगा। उस लड़की ने, जिसका नाम नादिया लिया गया था, एक नौजवान से कहा, आपने इनके अल्फाज सुन लिए शाकिर भाई, जरा होशियार रहें, खतरा है। फिक्र ही न करें, 400 मीटर तक तो मैं इन्हें आगे निकलने नहीं दूंगा। उसके बाद भी अगर ये दौड़ते रहे तो फिर देखा जाएगा। जिस शख्स को शाकिर के नाम से पुकारा गया था उसने कहा, और एक बार फिर सब हंसने लगे। कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। ऐसी शदीद गलतफहमी हुई थी मुझे कि मैं खुद भी हैरान था। लेकिन उस गलतफहमी से मुझे कोई खुशी नहीं थी। कोई दूसरा मौका होता तो अब मैं इतना गया गुजरा भी नहीं था कि इस गलतफहमी से लुत्फ अंदोज ना होता। लेकिन मुझ पर तो जिंदगी ही कठिन हो गई थी। मैं तो मुसीबतों का मारा था। भला इस माहौल से, इन अल्फाज से क्या लुत्फ अंदोज होता?
बस दिल था कि मारे दर्द के फटा जा रहा था और जहन तरह तरह के ख्यालात का शिकार हो रहा था। गाड़ियां जिस इमारत में दाखिल हुई उसे देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि निहायत खुशहाल लोग हैं और बड़ी अच्छी हैसियत के मालिक हैं। आह, काश इन लोगों से वाकई मेरा कोई ताल्लुक होता। चाहता तो झूठ बोलकर उनके दरमियान अपने लिए जगह बना सकता था, लेकिन दिल ये भी गवारा नहीं कर रहा था और मैं झूठ बोलकर एक और गुनाह नहीं करना चाहता था। वैसे ही जिंदगी बुरी तरह गुनाहों के बोझ से दबी हुई थी और उसका पूरा पूरा सिला भुगत रहा था। यहां पहुंचने के बाद तमाम लोग नीचे उतर गए। मोमर खातून मोमर बुजुर्ग के साथ नीचे उतरी थी, लेकिन उनकी तवज्जो उन बुजुर्ग से ज्यादा मुझ पर थी। रुकी और मेरे करीब आने का इंतजार करने लगी। लड़के लड़कियों का गौल मुझे उनके पास ले गया। मोमर खातून ने मेरा बाजू पकड़ते हुए कहा, क्या हुलिया बना लिया है तुमने अपना सरफराज? जिंदगी खोने पर तुले हुए थे। मैं जानती थी, मुझे यकीन था कि तुम वापस आ जाओगे, लेकिन बेटे बड़ाई इसी में है और फिर शायद तुम्हें इल्म हो कि वो ना रहे जिनसे तुम्हें इख्तलाफ पैदा हो गया था। क्या तुम्हें इल्म है कि रहमान साहब का इंतकाल हो गया? मेरी गर्दन बिला वजह ही नफी में हिल गई थी। हाँ, हम बेसहारा हो गए हैं सरफराज, हम बेसहारा हो गए हैं। हमारे सर से साइबान सिरक गया है। और अब मोमर खातून की आवाज गुलगीर हो गई। मोमर बुजुर्ग ने भी मेरे करीब पहुंचकर कहा, चलो सरफराज मियाँ, तुम बेशक बड़े हो और अब तो तुम्हें इस खानदान की सरपरस्ती करनी है। बड़ी जिम्मेदारियां आयद हो गई हैं तुम पर। न जाने कहां कहां मारे मारे फिरते रहे हो। हम सब लोग अंदर दाखिल हो गए। खातून ने एक लड़की को हुक्म दिया कि मेरा लिबास वगैरह तैयार करे और मुझे गुसल खाने में पहुंचा दे। मैं इस उफ्ताद पर सख्त हैरान परेशान था, लेकिन क्या करता, आर्जी तौर पर हालात से समझौता करना पड़ा था। अलबत्ता मैं उन मासूम लोगों को मुनासिब मौका पर सूरत हाल से आगाह कर देने का फैसला कर चुका था जो शायद गलतफहमी का शिकार हो गए थे। लड़की मुझे साथ लिए एक वसी कमरे में पहुंची जो ऐसी ऐसी आराइशी चीजों से आरास्ता था जो मैंने होश के आलम में कभी नहीं देखी थी। गुसल खाने की तरफ रुख करते हुए उसने कहा, जाइए और अब अपना हुलिया दुरुस्त कीजिए। आपका लिबास मैं अभी तैयार किए देती हूँ, यहाँ बाहर स्टैंड पर मिल जाएगा। जाते हुए मैं दरवाज़ा बाहर से बंद कर दूंगी ताकि आप फरार होने की कोशिश न करें। मैंने एक ठंडा सांस लेकर उसे देखा। बड़ी बड़ी रोशन आंखों वाली खूबसूरत लड़की थी जिसके चेहरे पर शोखी और मासूमियत सजी हुई थी। फिर मैं बाथरूम में दाखिल हो गया। सफ़ेद टाइलों से मुरस्सा बाथरूम था जिसमें नहाने के नए नए सामान मौजूद थे। मुझे इन तमाम चीज़ों से लुत्फ अंदोज होने का हक नहीं था, लेकिन यहाँ भी तकदीर के इस फैसले पर शाकिर हो गया जो आर्जी तौर पर मेरे लिए किया गया था। दिल ये सोचकर कम अज़ कम मुतमईन था कि मैं उन लोगों को धोखा देने का इरादा नहीं रखता, बल्कि मैंने जिस हद तक भी मुमकिन हो सका इस बात की तरदीद की थी कि मैं सरफराज हूँ। गुस्ल किया, शेव का सामान भी मौजूद था। दिल चाहा कि शेव कर लूँ, चुनाचे ये भी कर लिया मैंने। और जब बाहर निकला तो मेरा लिबास रखा हुआ था। ये हैरान कुन बात थी कि यह लिबास भी मेरे जिस्म पर बिल्कुल दुरुस्त था। सिल्क का कुर्ता और सिल्क का ही पाजामा, यहाँ तक कि जो सलीम शाही जूते मेरे लिए रखे गए थे वो भी मेरे पैरों पर फिट आए थे। इस हैरान कुन इत्तफाक पर भी हंसी आ रही थी। हो सकता है सरफराज बिल्कुल मेरे जैसा हो, वरना इस कदर शदीद गलतफहमी, और वो भी इतने बहुत से अफराद को, मुमकिन नहीं हो सकती थी। लेकिन दिल के गोशों में एक और खौफ का तस्वुर भी उभर रहा था। कहीं ये भी उस कमबख्त मनहूस शैतान की चाल ना हो जिसने मुझे इतला दी थी कि मैं कहीं भी सुख की सांस नहीं ले सकूंगा, बल्कि जहां भी जाऊंगा उसकी नहुसत मेरा ताकुब करती रहेगी। दिल को यह सोचकर समझाया कि जो कुछ होना है वो तो होगा ही। मैं अपने तौर पर मुदाफ़ियत नहीं कर सकता और ना ही मेरे अंदर इतनी कुव्वतें छुपी हुई हैं। चुनाचे अब खौफ के आलम में मरने से क्या फ़ायदा। हाँ, अपने तौर पर मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मेरा गुनाह शदीद से शदीद तर हो जाए। जो कुछ किया था उसके सिले में जो कुछ भुगत रहा था, बस उससे ज़्यादा की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। अब तो मैं कमरा इम्तिहान में था और अपनी तकदीर पर शाकिर था। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला और बाहर अच्छे खासे लोग मौजूद थे जो मुझे लेकर ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़े। टेबल पर नाश्ते का सामान मौजूद था और कमरे में तकरीबन तमाम ही अहले खाना मौजूद थे। मोमर खातून मुसलसल मेरी खातिरदारी कर रही थी और मोमर बुजुर्ग भी। लड़के लड़कियां मेरे ऊपर एक आध फिक्रा चुस्त कर देते थे और कमरे का माहौल खुशगवार हो जाता था। खातून ने कई बार लड़कियों और लड़कों को डांट भी पिलाई कि बहुत ज़्यादा बातें न करें और मेरे मिजाज का ख्याल रखें। मैं दिल ही दिल में हंस रहा था कि वाह, मैं और मेरा मिजाज। अभी जब इन्हें इस हकीकत का यकीन आ जाएगा कि मैं वो नहीं हूँ
जिसे समझकर वो मुझे यहाँ लाई हैं, तो मुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल दिया जाएगा। दुनिया का यही अंदाज है और दुनिया इसी अंदाज में जीती है। नाश्ते के बाद मोमिर खातून ने कहा, अब्बा मियाँ मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ी देर सरफराज से बातें कर लूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, और मैं भी अब सोना चाहता हूँ, सफ़र से थक गया हूँ, तुम इत्मीनान से बातें कर लो। आओ सरफराज मेरे कमरे में चलो, मोमिर खातून ने कहा, और मैं खामोशी और सादतमंदी से उनके साथ चल पड़ा। वो मुझे एक खूबसूरत कमरे में ले आई। अंदर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर एक कोने की तरफ इशारा करके बोली, बैठो, बैठ जाओ। मैं खामोशी से बैठ गया था। वो खुद भी मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई। फिर उन्होंने कहा, सरफराज बेटे, जिंदगी में न जाने क्या क्या ऊंच नीच होती रहती हैं। हम ये नहीं कहते कि गलती हमारी नहीं है, लेकिन बेटे, तुम्हें इस तरह सब कुछ छोड़कर नहीं चले जाना चाहिए था। ठीक है, मरहूम रहमान साहब का रवैया तुम्हारे साथ सख्त हो गया था, लेकिन बुजुर्ग गलतियां भी तो कर लेते हैं। लेकिन क्या उन गलतियों की इतनी बड़ी सजा दी जाती है उन्हें? यकीन करो, रहमान साहब के दिल पर तुम्हारी जुदाई का शदीद गम था। वो फरीहा को इस आलम में नहीं देख सकते थे। तुम्हें इस बात का भी इल्म है कि फरीहा को वो सबसे ज़्यादा चाहते थे। फरीहा की जो कैफियत तुम्हारे पीछे हुई है, मैं अगर बताऊंगी तो यही सोचोगे कि माँ हूँ, अपनी बेटी की वकालत कर रही हूँ। मगर बेटे, तुमने ज़्यादती की हमारे साथ। कुछ इंतज़ार तो कर लेते, कोई सही फैसला भी हो सकता था। मैं आपको किस नाम से मुखातिब करूं खातून? मैंने कहा, और मोमिर खातून चौंक कर मुझे देखने लगी। क्यों, क्या तुम ये भूल गए कि तुम मुझे चची जान कहते हो? जी, कुछ ऐसे ही हालात हैं कि मैं अपनी मजबूरियां आपको नहीं बता सकता, लेकिन इस बात से आपको आगाह कर देना बेहद ज़रूरी समझता हूँ कि हकीकतन मैं सरफराज नहीं हूँ। मैं ज़माने का सताया हुआ एक इंसान हूँ, और मैं आपको धोखा देकर यहाँ अपने लिए कोई मकाम बनाने का ख्वाहिशमंद भी नहीं हूँ। मोमिर खातून बेतबारी के अंदाज में संजीदगी से मुझे देखती रहीं, फिर बोली, इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल अभी साफ नहीं हुआ। रहमान साहब की मौत ने भी तुम्हारे दिल में हमारे लिए नरमी पैदा नहीं की। खैर, जो कुछ तुम कह रहे हो कहते रहो। तुम्हारी संगदिली का थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा तो मुझे था, लेकिन अच्छा ठीक है, फरीहा से मिल तो लो। एक बार उसे ये भी बता दो कि तुम सरफराज नहीं हो, और उसके बाद हम अपनी तकदीर पर शाकिर हो जाएंगे। जो कुछ भी फैसला तुम करोगे हमें मंजूर होगा। मेरी बच्ची तुम्हारे जाने के बाद कभी मुस्कुराई नहीं है। काश तुम्हें इन हकीकतों का भी एहसास होता। ठीक है खातून, बिल्कुल ठीक है। आप मेरी बात नहीं मान रही, लेकिन मैं आपसे सिर्फ चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ कि बाद में आपको अगर हकीकतों पर यकीन आ जाए तो मुझे मुजरिम ना समझिएगा। इस तमाम कहानी में मेरा कोई कसूर नहीं है। खातून के चेहरे पर नागवारी के आसार उभरे। उन्होंने गर्दन हिलाई और आहिस्ता से बोली, तुम्हारी इंतहा पसंदी के बारे में सब ही जानते हैं सरफराज। क्या तुम इतना ताउन कर सकते हो हमसे कि सिर्फ चंद रोज़ यहाँ गुजार लो, फरीहा से मुलाकात कर लो? अगर तुम ऐसा कर लोगे तो ये हम सब पर एहसान ही होगा। उसे समझा दो, उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। वो उठी और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर सारा गौल बेअबानी जमा था। एक लड़की ने कहा, जी अम्मी जान, क्या हुआ? ये शराफत से मान गए हैं या फिर हमारी बारी आ गई? तुम लोग कोई बदतमीजी ना करो, समझी? चलो अपने अपने कमरे में जाओ। ऐसे नहीं जाएंगे। अगर ये शराफत से मान गए तो ठीक है, वरना हम इन्हें उठाकर ले जा रहे हैं। एक लड़की ने कहा और वो सब मुझ पर झपट पड़ी। नहीं नहीं, सुनिए, मैं चल रहा हूँ, मैंने बौखलाकर कहा, और हंसते कह के लगाते हुए ये लोग मुझे एक तरफ ले चले। दिल ही दिल में दुख भी हो रहा था। काश मैं इस घराने का एक फर्द होता, क्या खूबसूरत जिंदगी होती। लेकिन मेरी नहुसत बिल आखिर इन लोगों को भी अपनी लपेट में ले लेगी। लड़कियां मुझे लिए हुए एक दरवाजे पर पहुंच गईं। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर धक्का दे दिया और उसके बाद दरवाज़ा बाहर से बंद भी कर दिया गया। अजीब सी सूरत-ए-हाल थी। दिल में एक मीठा मीठा सा एहसास भी जाग रहा था, लेकिन इसका इख्तिताम खौफ के दबाव पर होता था। घबराई हुई निगाहों से मैंने उस कमरे का जायज़ा लिया। आला दर्जे के कालीन बिछे हुए, दरवाजे, खिड़कियों और दीवारों की मुनासबत से पर्दे पड़े हुए थे। कमरे के एक जानिब एक मसहरी थी जिस पर 2 तकिए रखे हुए थे। मसहरी के बाएं जानिब फूलों का एक बहुत बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता नजर आ रहा था जिसमें ताज़ा फूल लगे हुए थे और इसके इतराफ में भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। कमरे के इंतहाई सिरे पर बनी हुई खिड़की के सामने एक निस्वानी पैकर मौजूद था जिसकी पुश्त दरवाजे की जानिब थी। गहरे नीले लिबास में मलबूस स्याह चोटी कमर से नीचे तक लटकी हुई थी। मैं सकते किसी हालत में खड़ा उधर देखता रहा और फिर बमुश्किल तमाम मेरी आवाज़ उभरी, सुनिए।
निस्वानी जिस्म में हल्की सी थरथराहट हुई और फिर उसने अपना रुख तब्दील कर लिया और आंसुओं से लबरेज एक हसीन चेहरा मेरी निगाहों के सामने आ गया। वो बेहद हसीन थी। उसके चेहरे पर अजीब सी यासियत छाई हुई थी। मैं सकते के से आलम में उसे देखता रह गया। मैं जिंदगी के इस शोबे से पूरी तरह रुशनास नहीं था, लेकिन यह सुलगता हुआ हुस्न मेरी आंखों के रास्ते दिल में उतरता चला गया था। उन हसीन और बड़ी आंखों से जिनके चेहरे के नकूश उन ममर खातून से काफी मिलते हुए थे, आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। मैं चंद कदम आगे बढ़ा और मैंने लरजती हुई आवाज में कहा, सुनिए, शायद आपका नाम फरीहा है। यहाँ सब लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं कि मैं सरफराज हूँ। उन लोगों ने मुझे रेलवे स्टेशन पर देखा था, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ खातून कि मेरा नाम सरफराज नहीं है। हो सकता है मेरा चेहरा उनसे इतना मिलता जुलता हो कि सब धोखा खा रहे हैं, लेकिन आपको धोखा नहीं खाना चाहिए। ये गलतफहमी आपके लिए सबसे ज्यादा भयानक हो सकती है। वो आंसू भरी निगाहों से मुझे देखती रही, फिर उसने कहा, आमिलपुर क्यों आ गए? तकदीर का फेर है, आप समझदार हैं, अच्छा बुरा सोच सकती हैं। और अभी मैंने इतना ही कहा था कि खातून फरीहा बेख्तियार हो गई, दौड़कर आगे बढ़ी और मेरे सीने से सर टिका दिया। माफ कर दो फराजी, मुझे माफ कर दो। मैं अपना तज्जिया नहीं कर पाई थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुमसे दूर रहकर मैं जिंदा दरगोर हो जाऊंगी। फराजी, अब मुझे माफ कर दो। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। मेरे हवास मुअत्तल हुए जा रहे थे, कुछ कर भी नहीं सकता था। सकते के आलम में खड़ा रहा। फरीहा के दिल की भड़ास निकल गई तो उसने गर्दन उठाकर मुझे देखा, फिर बोली, मुझे माफ नहीं करोगे? इसके कुछ इम्कानात हैं कि आप में से कोई समझदारी से काम ले ले। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम सरफराज नहीं हो? हाँ, मैं सरफराज नहीं हूं। फिर तुम कौन हो? एक तकदीर का मारा। तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते? काश रह सकता, मैंने कहा और वो मुझे देखती रही। उसके चेहरे से मैंने ये अंदाजा लगा लिया था कि वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही। फिर उसने ठंडी सांस लेकर कहा, एक दरख्वास्त कबूल कर लोगे? हुक्म दीजिए। अगर मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही तो ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, मगर तुम्हारे आने से ये सब खिल उठे हैं। अम्मी भी खुश नजर आ रही हैं। सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इनके साथ कुछ वक्त गुजार लो। अब्बू की मौत ने इन सब को नीम मुर्दा कर दिया है। तुम्हारी वजह से कुछ खुशियां मिल जाएंगी। बात मेरी रह जाती है तो मैं अपनी तकदीर से समझौता कर लूंगी। दूसरों पर कुछ जाहिर ना करो, सिर्फ मेरी सजा कायम रखो, सिर्फ मेरी। मैं भी होंठ दांतों में दबाकर उसे देखता रहा। फिर मैंने कहा, मेरी दुआ है फरीहा खातून कि इस घर को कायनात की सारी खुशियां मिल जाएं। मैं एक मनहूस इंसान हूं, सिर्फ इस बात से खौफजदा हूं कि मेरी नहुसत इस घराने को लपेट में न ले ले। हाँ, मैंने ये अल्फाज कहे थे। मैंने तुम्हें मनहूस कहा था। मैंने कहा था कि तुम्हारी नहुसत ने हमारा जीना हराम कर दिया है। मैं इन अल्फाज पर शर्मिंदा हूं, बस गुस्से में मुंह से निकल गए थे। फरीहा बोली, जी? मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। और तुम कहते हो कि तुम सरफराज नहीं हो? उसने अफसरदगी से मुस्कुराकर कहा, खुदा का यही हुक्म है तो यही सही। मैं सर खम करता हूं, लेकिन खातून फरीहा, आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं। क्या? बेहतर है कि दुनिया के सामने भी यही जाहिर करें कि मेरे और आपके दरमियान फासले हैं, ताकि जब सच्चाई सामने आए तो आपकी जिंदगी तबाह ना हो जाए। उसके बाद बात बनाए नहीं बनेगी, कोई जरिया नहीं होगा आपके पास। हाँ, तुम्हारे इन अल्फाज की वजह जानती हूं। मुझसे दूर रहना चाहते हो, मुझे सजा देना चाहते हो। फराजी, मुझसे ज्यादा तुम्हें इस दुनिया में कौन जानता है। खैर, अपने लिए मुझे हर सजा कबूल है। शायद वक्त मेरी मुश्किल हल कर दे, मुझे मंजूर है। मैंने बेचारगी से गर्दन हिला दी थी। उसने मुझे उदास निगाहों से देखते हुए कहा, और हो सके तो दूसरों के सामने मेरी तौहीन न करना। हमें कोई दरमियानी राह निकालनी होगी फरीहा साहिबा। मैंने कहा। वो खामोश रही थी। बहालत मजबूरी इस अनोखे ड्रामे के लिए तैयार हो गया था। मौत के जबड़ों से निकला था और कोई और गुनाह नहीं करना चाहता था, वरना इस मौका से पूरा फायदा उठाता। अब इसी रोशनी में अमल करना था। मैंने कहा, आइए फरीहा, बाहर चलें। आप दूसरे लोगों को जो कुछ बताना चाहें बताएं। जी। उसने गर्दन हिला दी। हम बाहर आ गए। शरीर लड़के और लड़कियों का गौल जैसे मुंतजिर ही था। उन्होंने इस मुख्तसर वक्त में भी इंतजाम कर लिया था। चुनाचे हम दोनों को फूलों से लाद दिया गया। सब मेरी आमद की खुशियां मना रहे थे, मगर मेरा दिल रो रहा था। मैं वो नहीं था जिसके लिए खुशियां मनाई जा रही थी। फरीहा भी बुझी बुझी थी। खूब हंगामा रहा था। अलबत्ता रेहाना बेगम हम दोनों का जायजा ले रही थी। रात के खाने के बाद उन्होंने मुझसे तन्हाई में कहा, लगता है सरफराज मियाँ, तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ दूर नहीं हुआ। मुझे मौका मिल गया। मैंने कहा, यह बात नहीं है चची जान, हम दोनों के दरमियान एक समझौता हुआ है। क्या? कैसा समझौता?
ہم 1 ماہ تک اپنا تجزیہ کریں گے، الگ الگ رہ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ مستقبل میں ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا کس طرح خیال رکھنا ہوگا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ ریحانہ بیگم بولی، اگر آپ اسے ہم دونوں کے درمیان رہنے دیں تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا چچی جان؟ میں نے عاجزی سے کہا۔ الگ الگ رہنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے ہمارے درمیان تعاون اور مفاہمت رہے گی، بس قربت نہیں ہوگی۔ تم دونوں ہی سر پھرے ہو، مگر اب تم یہاں سے جاؤ گے نہیں؟ جی چچی جان، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ذاتی طور پر مجھے تم سے بے حد شکایت ہے۔ کیوں چچی جان؟ یہ معلوم ہو جانے کے باوجود کہ رحمان اس طرح ہمارے درمیان سے چلے گئے، تمہارا دل نہ پسیجا اور تم نے عادت کے مطابق ڈرامہ رچایا کہ تم سرفراز نہیں ہو، حالانکہ اس وقت تمہیں ساری رنجشیں بھول کر ہم سے افسوس کرنا چاہیے تھا، ہمارا سہارا بننا چاہیے تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، بچے مرجھا کر رہ گئے ہیں۔ اگر تمہیں اب بھی ضد تھی تو عامل پور کیوں اترے تھے؟ کاش میں آپ کو ساری حقیقت بتا سکتا چچی جان۔ میں نے بڑی دعائیں کی ہیں تمہاری واپسی کے لیے۔ فریحہ اپنے رویے پر کتنا افسوس کرتی رہی ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال کوئی کسی کے دل میں نہیں داخل ہو سکتا۔ سونے کا انتظام میں نے دوسرے کمرے میں کیا تھا، فریحہ کو بھی بتانا ضروری سمجھا تھا۔ محسوس نہ کرنا فریحہ، یہ ضروری ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کرو گے۔ ہاں فریحہ، میں آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، میں نے آہستہ سے کہا۔ جیسے تمہاری مرضی، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ دوسرا اور پھر تیسرا دن گزر گیا۔ حالات کسی قدر قابو میں آ گئے تھے۔ بڑی کوششوں سے مجھے یہاں کے حالات معلوم ہوئے تھے۔ رحمان صاحب کا گھرانہ تھا، جس کا وسیع کاروبار وغیرہ تھا۔ 2 بیٹے شاکر اور عامر تھے، 4 بیٹیاں تھیں جن میں فریحہ سب سے بڑی تھی۔ اس کی شادی سرفراز سے ہوئی تھی، جو دنیا میں تنہا تھا، چنانچہ اسے گھر داماد بنا لیا گیا تھا۔ خود سر اور سرکش مزاج نوجوان تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، فطرتاً انتہا پسند تھا۔ فریحہ بھی خود پسندی کا شکار تھی، چنانچہ دونوں میں اختلاف تھا۔ پھر ایک دن رحمان صاحب نے اسے طلب کر کے فریحہ کی شکایت پر برا بھلا کہا۔ فریحہ بھی باپ کے ساتھ تھی۔ سرفراز خاموشی سے گھر چھوڑ کر چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ بعد میں فریحہ کو اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ رحمان صاحب بھی پشیمان تھے کہ بیٹی کا گھر بگڑ گیا۔ پھر اچانک رحمان صاحب پر دل کا دورہ پڑا اور وہ جان بر نہ ہو سکے۔ یہ کہانی تھی سرفراز کی۔ میں نے اس کی تصویریں دیکھی اور ششدر رہ گیا۔ ایسا انوکھا ہم شکل شاید ہی کبھی دیکھا گیا ہو۔ وہ لوگ کافی حد تک اس سلسلے میں بے قصور تھے۔ اصولی طور پر مجھے یہاں سے خاموشی سے نکل جانا چاہیے تھا، مگر یہاں میری بزدلی مجھے روک رہی تھی۔ اول تو میرے پاس 1 پیسہ بھی نہیں تھا، لباس بھی ان لوگوں کا دیا ہوا تھا، لباس تک سلامت نہیں تھا۔ اس عالم میں کیا فیصلہ کرتا؟ پھر باہر کا ہولناک ماحول۔ جس دن سے اس گھر میں داخل ہوا تھا باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کئی بار نیت میں خرابی آئی تھی، مگر ضمیر زندہ تھا۔ میں اپنے لیے اس خاندان کو فنا نہیں کرنا چاہتا تھا، البتہ اس الجھن میں تھا کہ اس ڈرامے کو کتنا طویل کیا جا سکتا ہے۔ فریحہ نے مجھے طرح طرح سے رجھانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے خود کو سنبھالے رکھا تھا۔ پھر ایک دن ڈراپ سین ہو گیا۔ شام کے 5 بجے تھے، باہر لان پر چائے کا بندوبست ہو رہا تھا کہ ایک کار اور اس کے پیچھے ایک پولیس جیپ اندر داخل ہو گئی۔ سب چونک کر ادھر دیکھنے لگے تھے۔ اس وقت سب بھی باہر موجود تھے۔ جیپ سے جس شخص کو ہتھکڑیوں سمیت اتارا گیا، اسے دیکھ کر میرا دل اچھل پڑا تھا۔ نہایت خراب حلیے میں وہ سرفراز تھا۔ سب دم بخود رہ گئے تھے۔ میں بھی اپنی جگہ ساکت تھا۔ کار سے ایک عمر رسیدہ صاحب نیچے اترے اور نانا جان کے قریب پہنچ گئے۔ آہا، حامد حسین صاحب، آپ بھی یہاں موجود ہیں؟ ہاں، بچی کا اصرار تھا، کچھ دن کے لیے آیا ہوں، مگر یہ سب نانا جان بولے، بڑا پریشان کن مرحلہ ہے، ذرا انہیں دیکھیے یہ کون ہے۔ اتنی دیر میں تمام لوگ اس سرفراز کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ میرے قدم اپنی جگہ جمے ہوئے تھے۔ دل اندر سے چیخ رہا تھا، بھاگ جا، قیامت آ گئی ہے، بھاگ، فوراً بھاگ، مگر میں نہ بھاگ سکا۔ چاچی جان، میں سرفراز ہوں، سرفراز مظلوم لہجے میں بولا۔ ساتھ کھڑے پولیس افسر نے اس کے منہ پر الٹا ہاتھ رسید کر دیا۔ تم سے بولنے کے لیے منع کیا گیا تھا، آپ بھی یہاں آ جائیے شاہ صاحب، نوارد نے کار کی طرف رخ کر کے کہا، اور اس میں سے ایک اور صاحب نیچے اتر آئے۔ سادہ لباس میں تھے، مگر حلیے سے پولیس افسر معلوم ہو رہے تھے۔ نوارد نے کہا، یہ محکمہ پولیس کے بہت بڑے افسر ہیں، میرے پرانے ساتھی ہیں۔ محکمہ پولیس نے اس شخص کو گرفتار کیا ہے، اور پولیس کا خیال ہے کہ یہ ایک خطرناک قاتل ہے جسے سزائے موت ہو گئی تھی، لیکن یہ تختہ دار سے فرار ہو گیا۔ پولیس کے پاس اس کا مکمل ریکارڈ موجود ہے، جبکہ اس شخص نے یہ بات تسلیم نہیں کی اور اعلیٰ پولیس افسران سے کہا کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ رحمان عظیم کا داماد ہے،
जो आमिल पुर के रईस हैं। ये बात शाह साहब के इल्म में आई और चूंकि शाह साहब ये बात जानते हैं कि मैं आमिल पुर का रहने वाला हूँ और मरहूम रहमान मेरे दोस्त थे, चुनाचे उन्होंने मुझसे रब्ता किया। मैं बिटिया की शादी के वक्त मुल्क में मौजूद नहीं था, इसलिए उसे पहचानता भी नहीं था। मरहूम रहमान का हवाला ऐसा न था कि मैं इस बात को नज़रअंदाज कर देता। चुनाचे मैंने शाह साहब से दरख्वास्त की कि वो मेरी मदद करें और वह अपने रिस्क पर सिर्फ मेरी वजह से इस खतरनाक मुजरिम को लेकर यहाँ आए हैं। अब आप फैसला करें। सब पर सख्ता तारी था और मैं खुद भी बुत बना खड़ा था। मेरे अंदर शदीद कशमकश जारी थी। चाची जान लिल्लाह, इस वक्त पुरानी रंजिशों को जहन में न लाएं। मैं मौत के दहाने पर हूँ। मेरी जिंदगी बचा लें फरीहा। फरीहा, मुझे माफ कर दो, मुझे बचाओ। अचानक ही मेरे जहन में शीशा सा टूट गया। एक अजीब सा जज्बा दिल में उभरा और अंदर ही अंदर सारे फैसले हो गए। मैं एक कदम आगे बढ़ गया। तब पहली बार मुझे देखा गया और अब उन लोगों पर हैरत के दौरे पड़े। शाह साहब और रहमान साहब के दोस्त भी दंग रह गए थे और असल सरफराज भी। सब फटी फटी निगाहों से मुझे देख रहे थे। मैंने कहा, वो सच कहता है शाह साहब, जिसके धोखे में उसे पकड़ा गया है वो मैं हूं। कुदरत ने न जाने क्यों हम दोनों को एक ही शक्ल दे दी है। इसे छोड़ दें। तख्ताएदार से मफरूर कातिल मैं हूं। शदीद सनसनी फैल गई थी। सरफराज का चेहरा खिल उठा था। शाह साहब बहरहाल पुलिस वाले थे, फौरन संभल गए। उन्होंने साथ आए हुए पुलिस वालों को इशारा किया और वो मेरे गिर्द आ खड़े हुए। शाह साहब ने कहा, तुम पूरे होशो हवास के साथ ये इतराफ़ कर रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, जी शाह साहब, बेहोशी के आलम में तो और ही बातें की जाती हैं। इस बेचारे को छोड़ दीजिए, ये खुश नसीब है, अपने साथ बहुत से हमदर्द रखता है। मेरा क्या है, मुझे तो मौत ने घेरा ही हुआ है और मैं इससे कहीं फरार हासिल नहीं कर सकता। क्यों इस बेचारे के हाथों में आपने हथकड़ियाँ डाल रखी हैं? यह सरफराज है। जिस मुजरिम की आपको तलाश है वो मैं हूँ और मेरा नाम मसूद है। शाह साहब के साथ जो साहब आए हुए थे और जिनके बारे में मुझे मालूम हुआ कि वो सिविल जज हैं, हैरत से मुझे देख रहे थे। उन्होंने बुड़बुड़ाते हुए चाची जान से कहा, यह क्या किस्सा है भाभी साहिबा? लेकिन चाची जान के मुंह से कोई आवाज़ ना निकल सकी थी। फरीहा दम बखुद थी। तमाम ही लोग अब तक बुरे अहवाल में थे। शाह साहब ने कहा, अजीब बात है, अजीब ही बात है। दोनों एक ही शक्ल के मालिक हैं और ये कहता है कि असल मुजरिम यही है और दर हकीकत हमें मसूद ही की तलाश थी। अगर आप लोग मुनासिब समझें तो थोड़ी देर के लिए अंदर चलें, ज़रा तफसीली गुफ्तगू हो जाए। आइए मसूद साहब, शाह साहब ने खासे मुहज़्ज़ब लहजे में कहा और मैंने शाने हिला दिए। पुलिस वाले मुझे घेरे में लिए हुए थे, लेकिन मैं तो खुद ही घेरे में आ गया था। उन्हें खुद भी इसका एहसास था कि अगर मैं चाहता तो उस वक्त बासानी अपने इस हमशक्ल को फंसा सकता था, क्योंकि उस वक्त मैं एक मुहज़्ज़ब घराने की पनाह में था। लेकिन बस ज़मीर के खेल ऐसे ही होते हैं। मेरी कुचली हुई शख्सियत किसी और घराने को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मेरी आरज़ू ये थी कि सब आबाद रहें। मैं बर्बाद हो गया हूँ तो अपनी बर्बादी के असरात दूसरों पर न पड़ने दूँ। हम सब अंदर आ गए। शाह साहब ने एक जगह बैठने के बाद मुझसे पूछा, मगर मसूद साहब, अगर आप दर हकीकत वही हैं, मेरा मतलब है तख्ताएदार से फरार होने वाले कातिल, तो आपने इस घर में पनाह कैसे ली? आपको सरफराज के बारे में इल्म कैसे हो गया? मैंने बेगम साहिबा और फरीहा की तरफ देखा। आमिर और शाकिर भी थे और नाना जान भी। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, बस इसे लालच समझ लीजिए। मैं इस घर में पनाह लेने और इस घर की दौलत बटोरने आया था, लेकिन हक हक ही होता है। सरफराज ये हैं और मेरा नाम मसूद ही है। शाह साहब ने कुछ पॉइंट नोट किए। सरफराज के हाथों की हथकड़ियाँ खोल दी गईं और ये हथकड़ियाँ मेरे हाथों में मुंतकिल कर दी गईं। सब ही मेरे सिलसिले में मुतासिर नजर आ रहे थे। शाह साहब ने फौरन पूछ लिया, मगर मसूद साहब, आपको तो एक बेहतरीन पनाह गाह हासिल हुई थी। अगर आप ये तस्लीम कर लेते कि आप मसूद नहीं हैं और ये शख्स बहरूपिया, तो मेरा ख्याल है फैसला करने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। आपने रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को गिरफ्तारी के लिए क्यों पेश कर दिया? छोड़िए शाह साहब, ये कहानियाँ मुख्तलिफ हैं। अब आप सिर्फ वो कानूनी फ़राइज़ सर अंजाम दीजिए जो आपको अंजाम देने हैं। जी हाँ, बेशक। बहरहाल आपने एक अच्छा तासुर छोड़ा है हम पर, इसलिए बदतरीन मुजरिम होने के बावजूद हम आपके साथ अच्छा सलूक करने पर मजबूर हैं। बराए करम कोई ऐसी कोशिश ना कीजिए जिससे हमारे हाथों आपको नुकसान पहुंच जाए। ठीक है, अब हमें इजाज़त दीजिए। अगर आप चलना पसंद फरमाएं चलें, वरना आप यहाँ रुकिए, हम इन्हें लेकर चलते हैं। शाह साहब ने जज साहब से कहा और जज साहब बोले, हाँ, मुझे तो अभी कुछ वक्त रुकना होगा। आप भी शाह साहब? अगर नहीं जनाब, किसी खातिर मदारत की गुंजाइश नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ। शाह साहब मुझे वहाँ से लेकर चलने के लिए तैयार हो गए। मैंने बेगम साहबा से कहा, चाची जान,
آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ میں نے یہ وقت یہاں کیسے گزارا ہے۔ فریہ صاحبہ اس بات کی گواہی دیں گی کہ میں نے یہاں جو نمک کھایا ہے وہ حرام نہیں کیا اور ہر چیز کا احترام کیا ہے۔ سرفراز صاحب آپ کو نئی زندگی مبارک ہو۔ چند الفاظ میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ بے شک میں آپ کا ہم شکل ہوں اور چند روز میں نے بھی یہاں گزارے ہیں، لیکن فریہ صاحبہ کو میں نے ان کی غلط فہمی کے باوجود اپنے دل میں ایک سگی بہن ہی کا درجہ دیا ہے اور خدا کا شکر ہے اس تصور کو نبھایا ہے۔ میری ایک چھوٹی بہن ہے اور آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں کہ خدا اسے آبرو مند رکھے۔ چاچی جان میرا پرانا لباس مل سکتا ہے؟ چاچی جان بری طرح رو پڑی تھی۔ یہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ میں نے یہاں کیسی زندگی گزاری ہے۔ وہ جانتے تھے کہ میں نے ایک لمحہ بھی ان کی اس غلط فہمی سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ شاہ صاحب نے رسمی کاروائیاں کی اور مجھے لے کر چل پڑے۔ میں بہت بڑا مجرم تھا۔ جو کچھ میں نے کیا تھا معمولی بات نہیں تھی، کھلبلی مچ گئی تھی۔ بہت سے لوگوں کو تو صورتحال بھی معلوم نہیں تھی۔ مجھے لاک اپ میں ہی رکھا گیا، مگر میرے لیے سخت پہرا لگایا گیا تھا۔ البتہ شاہ صاحب مجھ سے بہت متاثر تھے۔ میرا کیس بے حد انوکھا تھا۔ میں سزائے موت کا مجرم تھا۔ تختہ دار سے پھانسی دینے والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل آیا تھا۔ قانون کے لیے بھی بے شمار الجھنیں تھیں۔ مجھے فوری پھانسی نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ اس سزا کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ ہاں مجھ پر از سر نو مقدمہ ضرور چلایا جا سکتا تھا۔ یہ تحقیق کرنی تھی کہ میرے فرار کے عوامل کیا تھے، اس سازش میں کون شریک تھا، سازش کیسے تیار ہوئی، وغیرہ وغیرہ، اور اس کے لیے تیاریاں ہونے لگیں۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کے لاک اپ میں مجھے بالکل الگ تھلگ رکھا گیا تھا۔ ایک ASI اور 2 کانسٹیبلوں کی مجھ پر مسلسل ڈیوٹی لگائی گئی تھی اور شاید انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ میرا ہر طرح خیال رکھیں، مجھے ہر سہولت دی جائے، اور وہ لوگ عمل کر رہے تھے۔ عمدہ کھانا، ضرورت کی ہر چیز۔ شاہ صاحب خود مجھ سے ملے۔ کہو مسعود کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا۔ ٹھیک ہوں شاہ صاحب، جیل کی نسبت یہاں تمہیں آرام ہوگا، لیکن یہ عارضی ہے، اس کے بعد جیل جانا ہوگا۔ کیا فرق پڑتا ہے شاہ صاحب؟ میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتاؤ، کوئی ضرورت، کوئی بات۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ ایک خیال دل میں ہے، پتہ نہیں آپ میری یہ مشکل حل کر پائیں گے یا نہیں۔ کہو کیا بات ہے؟ جب مجھے پھانسی دی گئی تھی شاہ صاحب تو میرے اہل خاندان میری لاش لینے آئے تھے۔ ظاہر ہے انہیں وہ لاش نہیں ملی ہوگی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان سے کیا کہا گیا۔ اس کے علاوہ میری خواہش ہے کہ اب انہیں میرے بارے میں کوئی اطلاع نہ دی جائے، انہیں دوبارہ اس کیس میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر آپ یہ کام کر دیں تو میں آپ کا بڑا احسان مانوں گا۔ شاہ صاحب سوچ میں پڑ گئے، پھر بولے، بہت مشکل کام ہے، میں 1-2 دن میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا۔ ویسے اطمینان رکھو، اس بارے میں پوری رپورٹ میں تمہیں دے دوں گا۔ بے حد شکریہ شاہ صاحب۔ وہ چلے گئے اور میں ٹھنڈی سانس لے کر لاک اپ کے گوشے میں جا بیٹھا۔ کیا سوچتا، کیا کرتا، سب کچھ بیکار تھا۔ ہاں ایک خوشی ضرور تھی، کم از کم اس خاندان کو میں نے کسی المیہ سے دوچار نہیں کیا۔ اس احساس سے دل کو سکون ملتا تھا۔ اس رات مجھے کھانا پیش کیا گیا، عمدہ قسم کی بریانی تھی۔ بھوک لگ رہی تھی، میں نے ہاتھ دھو کر کھانے کا آغاز کیا۔ بریانی کی پلیٹ میں چاولوں کے ساتھ مرغ کا گوشت نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک بڑا ٹکڑا باہر نکالا، عجیب سی ساخت تھی اس کی، لیکن جو ہی وہ چاولوں سے برآمد ہوا، اچانک میں نے اسے کلبلاتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ میری انگلیوں کی گرفت سے نکل کر میری کلائی پر چڑھ گیا۔ تب میں نے اسے دہشت بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ ربڑ جیسا انسانی مجسمہ تھا، چلتا پھرتا متحرک مجسمہ۔ اس نے میری کلائی پر دوڑ لگائی اور کندھے پر آ گیا۔ دہشت سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں بے شک بدترین حالات کا شکار تھا، لیکن انسان تو تھا، بدروحوں کے درمیان تو نہیں رہا تھا۔ یہ سب کچھ ہمیشہ تو نہیں دیکھا تھا۔ بدن میں سرد لہریں دوڑ رہی تھیں، حواس معطل ہوئے جا رہے تھے، میرے حلق سے چیخیں نکل گئیں۔ میں نے پھریری لے کر اسے شانے سے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرا کان پکڑ لیا اور اس طرح گرنے سے محفوظ رہا۔ اس کی انگلیاں ننے ننے کانٹوں کی طرح میرے کان میں چبھ رہی تھیں۔ پھر اس کی منحوس آواز ابھری، مرے کیوں جا رہے ہو میاں جی؟ ہماری تمہاری تو پکی دوستی ہے، اب ہم سے گھبرایا نہ کرو۔ نیچے اتر مردود، میں تجھے مار ڈالوں گا، میں تمہیں مار ڈالوں گا، میں نے دہشت سے بھینچی ہوئی آواز میں کہا۔ ارے رے، اچھل کود کرو گے تو سنتری تمہیں پاگل سمجھیں گے اور پاگلوں کو پاگل خانے میں رکھ کر مار لگائی جائے ہے۔ بات کرنے آئے ہیں تم سے، آرام سے بیٹھو، بات کرو، سمجھ میں آیا یا نہیں؟ اس نے کہا۔ اس کا کہنا درست تھا۔ میری چیخوں کی آواز سن کر باہر پہرا دینے والا سنتری سلاخوں کے سامنے آ کھڑا ہوا اور مجھے گھورنے لگا۔ پھر بولا، کیا بات ہے؟
क्या बताता मैं उसे, और बताता भी तो क्या कर पाता। मैं खामोश रहा। खाना खा लो, कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा और वो आगे बढ़ गया। मेरे कान में कहका उभरा था। फिर उसने मेरा कान छोड़ दिया और उछलकर मेरे सर पर चढ़ गया। वहां से जमीन पर कूद गया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे सामने आ गया। आप तसव्वुर करें, एक मुख्तसर तरीन इंसान मेरे सामने था, मुझसे बातें कर रहा था और मैं उसकी हकीकत जानता था। हाँ मियाँ जी, अकल ठिकाने आई? क्यों मेरे पीछे पड़ गया है शैतान? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने रुंधे हुए लहजे में कहा। अरे सब कुछ तो तिलपट करके रख दिया, सारे काम अधूरे रह गए हैं हमारे। तो अगर हमारे काम कर दे तो हमें बहुत बड़ी शक्ति हासिल हो जाएगी। संसार में सब कुछ करने के काबिल हो जाएंगे हम। हमारे सारे दुश्मन पानी भरेंगे हमारे सामने। तूने हमें बांध कर रख दिया है। तुम किसी और से भी तो ये काम ले सकते हो। ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। हमारे लिए भी तू एक ही है, दूसरा कोई होता तो कुछ सोचते। मगर क्यों? कहा ना तुझसे, बात तेरी समझ में नहीं आएगी। तो खुद हमारे पास आया था, हम तो तेरे पास ना पहुंचे थे। जाप किया था हमने 100 दिन का, और 100वें दिन जिसे हमारे पास आना था वही हमारे काम का था। जीवन में एक ही जाप किया जावे है, दूसरा नहीं। हम भी तुझसे बंधे हुए हैं पापी, मगर मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। करना तो तुझे होगा लल्लू, काम ही तेरा है। आज नहीं तो कल करेगा, कल नहीं परसों। और हम समझाई देते हैं, बेकार जिद कर रहा है। हमारी तेरी दोस्ती पक्की हो जाएगी, हमें महान शक्तियां हासिल हो जाएंगी और वो तेरे काम भी आएंगी। संसार में जो तू चाहेगा हम करेंगे तेरे लिए। यही चाहता था ना कि दौलत तेरे कदमों में ढेर हो जाए तो जो चाहे सो कर सके। रेस कोर्स में घोड़े तेरे इशारे पर दौड़े तो जिसे देखे वो तेरा हो जाए। ऐसा ही होगा लल्लू, सोच ले। महल बना देंगे तेरे लिए, सोने चांदी के ढेर लगा देंगे तेरे सामने। बेकार की जिद कर रहा है। पूरे संसार में तू एक धर्मात्मा है क्या? लोगों को देख, 4 पैसे के लिए दूसरे का गला आसानी से काट देते हैं। वो गुनाह नहीं करते क्या? तू हमारा काम नहीं करता ना कर, सड़ सड़ कर मर जाएगा। कुछ दिन के बाद तेरे अपने भी तुझे भूल जाएंगे, कोई नाम लेवा ना होगा तेरा। क्या मिलेगा तुझे? बोल क्या मिलेगा? मेरे पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। वो खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर बोला, ये नहीं सोचा तूने? तेरा कोई नाम है? मैंने पूछा। भूरिया चरण है हमारा नाम। पर तुझे नाम से क्या है? मुझे सोचने के लिए वक्त दे भूरिया चरण, कुछ वक्त चाहिए मुझे। ठीक है, वक्त ले ले, सोचियो और हमें आवाज दे लीजियो। जब भी आवाज देवेगा हम आ जाएंगे। ठीक है भूरिया चरण, मुझे मौका दे, मैं सोचना चाहता हूं, मैंने कहा और उसने गर्दन हिला दी। दुनिया का अजीब तरीन इंसान मेरे सामने था। कुछ देर वो वहां रुका और फिर उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया और सुलाखों के दरवाजे की जाने पड़ गया। ये सुलाखें किसी आम इंसान का रास्ता रोक सकती थी, शैतान का नहीं। वो उनके दरमियान से आराम से निकलता हुआ आगे बढ़ा और फिर मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मेरा दिल चाहा कि भागकर उसे देखूं। काश वो किसी की निगाहों में आ जाए और उसे पकड़ लिया जाए, कुछ हो जाए उसके साथ। लेकिन खुद ही अपने ख्याल पर हंसी आ गई। अगर किसी ने देख ही लिया तो दहशत से चीखें मारता हुआ भाग जाएगा। उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। वो जब बिल्कुल दूर चला गया तो मैंने एक ठंडी सांस ली। बदन बुरी तरह निढाल हो गया था। मैं जमीन पर लेट गया। सामने ही बिरयानी की प्लेट रखी हुई थी, लेकिन अब वो मेरे लिए नापाक तरीन थी। वो कमबख्त प्लेट में गोश्त की जगह छुपा हुआ था। सारे चावल गलीज कर दिए थे उसने। भला अब इन चावलों का एक दाना भी खाया जा सकता था? कराहियत आ रही थी मुझे उस प्लेट से। संतरी थोड़ी देर के बाद फिर मेरे सामने आकर रुका और कहने लगा, क्या बात है, खाना नहीं खाया तुमने? कुछ तबीयत खराब है भाई, किसी से कहकर ये चावल यहां से उठवा लो, मैंने आजिज़ी से कहा। और मेरी ये आजिज़ी संतरी को नरम करने का बायस बन गई। वो मेरे करीब रुका और बोला, क्या बात है, कैसी तबीयत है? बदन टूट रहा है। संतरी चंद लम्हात के बाद वापस चला गया और फिर 2 आदमी आए और चावल उठाकर ले गए। इससे ज्यादा मेरे जैसे किसी इंसान के साथ कोई हमदर्दी नहीं की जा सकती थी। दर हकीकत भूरिया चरण के जाने के बाद मैं अपना तज्जिया करने लगा। खुद मुझे क्या हो गया है? मेरे अकीदे में कभी भी ऐसी पुख्तगी नहीं थी। मैं तो एक बदकार इंसान था, इसमें कोई शक नहीं कि ख़ानदान अच्छा था। माँ बाप बहन भाई नेक फितरत तस्लीम किए जाते थे। सिर्फ मैं ही था जिसने अपने ख़ानदान को बदनुमा बना दिया था। लेकिन मेरी ये बदनुमाई कहाँ गुम हो गई? मेरे जहन में ये अकीदा क्यों जागा? पीर फागन का मज़ार बेशक मेरे लिए भी काबिल एहतराम था। वहाँ बहुत बार गया था उनके मज़ार पर हाज़री देने, फातिहा पढ़ने, लेकिन ये सिर्फ रिवायत के तौर पर किया था मैंने। अकीदत और एहतराम का कोई ऐसा जज्बा नहीं पल रहा था मेरे सीने में जिसकी बिना पर मैं अपना मुस्तकबिल या ज़िंदगी दाव पर लगा देता।
ये जज्बा मेरे सीने में पहले से नहीं था, बल्कि अब पैदा हो गया था। न जाने क्यों उससे मैं इतनी जिद कर रहा था। अगर उससे तावन करके उसके कहने के मुताबिक पीर फागन के मज़ार पर हाजिरी की कोशिश जारी रखी जाती तो हो सकता है कामयाबी ही हासिल हो जाती, और अगर ये कोशिश नाकाम भी हो जाती तो फिर वो शैतान इसे मेरा कसूर नहीं करार दे सकता था। मैं भी तो उससे ये कह सकता था कि उसकी शक्ति, उसकी कुव्वत पीर फागन के मुकाबले में नाकाम रही है। भला मैं क्या कर सकता हूँ? और ये ख्याल न जाने क्यों मेरे जहन में जड़ पकड़ने लगा कि अगर ऐसी ही कोई बात है और मैं उस शैतान के पुतले को वहाँ ले जाने में नाकाम रहता हूँ तो फिर वो मुझसे क्या कह सकेगा। लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरे जहन में एक और ख्याल आया, अगर इसमें कामयाबी हो गई तो क्या मैं एक गुनाह अजीम का मुर्तकिब नहीं होगा? एक नापाक रूह को एक मुकद्दस जगह पहुंचाने का बायस नहीं बन जाऊंगा? ठीक है, मुझे गंदी कुव्वतें हासिल भी हो गई तो क्या होगा? तो क्या वो मेरे लिए करामत हो सकेंगी? क्या मुझसे मेरा दीन, मेरा ईमान नहीं छिन जाएगा? न जाने क्यों दिलो दिमाग में शदीद कशमकश होने लगी और मुझे एक खुशगवार सा एहसास हुआ, गोया मुझ जैसे बदतीनत इंसान के सीने में ईमान का जज्बा मौजूद है। और ये खुशी बढ़ती चली गई। मुझे अपना वजूद हल्का हल्का महसूस होने लगा। यूं लगा जैसे इस तस्वुर ने मेरे अंदर एक नई रूह फूंक दी हो। इससे पहले तो कभी ऐसी नेक बातों पर गौर कभी नहीं किया था, लेकिन आज न जाने कहाँ से बहुत से अक़वाल याद आ रहे थे। नेकियों के रास्ते मुसीबतों और परेशानियों से गुजरते हैं, लेकिन उनका इख्तिताम खुशगवार होता है, जबकि बदी के रास्ते बहुत खूबसूरत होते हैं और तबाही के गारों पर जाकर ख़त्म होते हैं। अगर मुझे अपनी बदनुमा ज़िंदगी में कोई नेक काम करने का मौका मिला है तो मैं इसे हाथ से क्यों गंवाऊं? अपने आप को इम्तिहान में क्यों ना डाल दूं? शायद यही मेरी बुराइयों का कफ़ारा हो जाए। हरगिज़ नहीं। मरदूद शैतान, बुरिया चरण, तेरा काम तो मैं कभी नहीं करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कैसी ही मुश्किलात से क्यों ना गुजरना पड़े। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल कहानी प्लस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।